अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो कम्प्लेक्स सेल्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के या लोअर जो एनिमल्स हैं जिनकी नेचर है कि वो यूकैरियोटिक टाइप के हैं, उनमें तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी शामिल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर सेल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में ये सेल को एनर्जी देता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल होती है। दैट्स वाई इसको हम जो दूसरा नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। जिस तरह पावर प्लांट होते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ की जो सर्विसेज हैं वो पूरी होती हैं, इसी तरह सेल का जो पावर हाउस है जो सारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर ऑल इट्स एक्टिविटीज, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसके बाद इसका जो नंबर है और साइज है, साइज एंड नंबर वो वेरीड करता है, यानी कि कांस्टेंट नहीं होता, और वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजी ऑफ द सेल, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और फिजियोलॉजी ऑफ सेल, कि सेल किस तरह काम करता है। लाइक हमारे जो मसल सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है? रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, और हम उसकी वजह से मूव कर सकते हैं। इसी वजह से जो हमारे मसल सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो ज्यादा होता है, बिकॉज वी ऑलवेज नीड मूवमेंट। हमें मूवमेंट की जरूरत होती है, और जब भी मूवमेंट होगी दैट्स वाई हमें एनर्जी की जरूरत होगी। इस वजह से हमारे जो मसल सेल है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। ये इसके इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर, ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर क्या है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए इट शो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसकी मुख्तलिफ टाइप्स की स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। डिपेंड करेगा हम किस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, या कॉमन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। पहले हम देखेंगे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो कॉमन लैब माइक्रोस्कोप होती हैं उनको कंपाउंड भी बोल देते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी जिसमें सोर्स ऑफ लाइट वो हमारी कॉमन लाइट हम यूज करें, सनलाइट, और ये जो लाइट बल्ब की रोशनी यूज करें उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें इसको देखें, दे अपीयर्ड एज, उसमें किस फॉर्म में नजर आते हैं? दे अपीयर्ड एज, तीन हो सकते हैं वेजिकल्स की फॉर्म में,
रॉड्स की फॉर्म में और फिलामेंट्स की फॉर्म में, यानी कि और हमें कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ इस किस्म की स्ट्रक्चर हमें नजर आएगी। जैसे लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सेल था, हम इसने माइक्रोस्कोप में रखा हुआ है, तो एक माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हमें इस फॉर्म में नजर आता है, वेसिकल्स की फॉर्म में, इस फॉर्म में भी नजर आ सकता है, ठीक है, या फिर ये हमें इस फॉर्म में नजर आता है लाइक रॉड शेप, ये रॉड शेप भी नजर आ सकता है। डिपेंड करेगा कि हम सेल कौन सा देख रहे हैं, बताया ना कि साइज भी इसका वेरियस सेल में डिफरेंट हो सकता है। सो उसके अलावा जो फिलामेंटस टाइप है वो थोड़ी सी इलोंगेटेड टाइप का ऐसे हो सकता है। तो ये तीनों टाइप्स हमें एक ही सेल के अंदर नजर नहीं आएगी। मैं बात ये कर रहा हूं डिफरेंट सेल में इसकी अपीयरेंस वो डिफरेंट आ सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। एट ए टाइम तीनों एक सेल की बात नहीं कर रहा, डिफरेंट सेल में इनकी ओवरऑल शेप्स बता रहा हूं। सो दे मे बी पेयर्ड एज वेसिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स टाइप अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट व्हेन वी ऑब्जर्व इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हम इसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट शोज कंप्लेक्स मॉर्फोलॉजी, शोज कंप्लेक्स मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसमें हमें ये कंप्लेक्स मॉर्फोलॉजी देता है एंड हैज दीज कंपोनेंट्स। और उसके नीचे हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स नजर आएंगे, ये वाले नंबर 1, उन कंपोनेंट्स में नंबर 1 पे आते हैं मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अगर हम इसको देखें, इसको ड्रॉ करके अगर हम देखते हैं तो हमें इसकी जो शेप नजर आती है वो कुछ ऐसे नजर आएगी। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी शेप हमें ऐसे नजर आएगी। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, मैंने आउटर मेम्ब्रेन बनाई है, डबल मेम्ब्रेनस होता है इसमें। और उसके बाद जो दूसरी मेम्ब्रेन है वो मैं इसको ऐसे ही ऐसे वैसे शो ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद ये हम इंटरनल कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे ऐसे। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हमने उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, काट के इनके उसको फोल्ड किया हुआ है और उसके अंदर ये हमने पता लग रहा है कि दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती हैं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, जो किस नेचर की है, इस स्मूथ, इसमें किसी किस्म की इनफोल्डिंग नहीं है, ये स्मूथ होती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्ड्स बनाती है। ये इनर मेम्ब्रेन की इंटरनल फोल्डिंग का नाम है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्डिंग बनाती है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी देखिए हम स्मूथ है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या बनाती है, इनफोल्ड। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये सारा रीजन ये मेंशन कर रहा है कि ये आपका स्मूथ पार्ट है, स्मूथ पार्ट ऑफ सेल, दिस इज स्मूथ, ये स्मूथ है। दिस ऑल पार्ट विल बी स्मूथ।
और जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं है। वो किस नेचर की है? वो इंटरनली अगर हम देखें तो वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बना रही है। इस इनफोल्डिंग को जो हमें इनर मेम्ब्रेन शो कर रही है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन के लिहाज से ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस, नंबर 1। नंबर 2, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो होती है स्मूथ, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड बनाती है, इनफोल्ड इन इनर कंपार्टमेंट। उसको इनफोल्डिंग को हम कहते हैं क्रिस्टा। एक को क्रिस्टा और सबको कहते हैं क्रिस्टी। यानी कि ये जो हमें अपीयरेंस नजर आ रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, इसको हम क्रिस्टा कहते हैं। दिस इज क्रिस्टा। और यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस, उसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। दिस इज आउटर कंपार्टमेंट। और अंदर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फोल्डिंग के अंदर जिस हुई है उसको बोलते होते हैं इनर कंपार्टमेंट। ये हमारे पास कौन सा कंपार्टमेंट होता है? इनर कंपार्टमेंट। और इनर कंपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स, मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के, वो मौजूद होते हैं। इस मैट्रिक्स को, यहाँ पे जो फ्लूइड है इनर कंपार्टमेंट पार्ट्स, कंपार्टमेंट कहते हैं जगह को, जिस जगह पे ये मौजूद है। और ये जो फ्लूइड अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूं विद इन दिस, उस फ्लूइड को हम नाम देते होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद होता है उसको बोलते होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब हम ये देखते हैं कि जो क्रिस्टी है उसके अंदर कुछ पार्टिकल हमें नजर आते हैं। जब हम उसको भी देखते हैं उनको क्या नाम देते हैं, अब हम उनको देखते हैं। सो उसके बाद मेम्ब्रेन डबल होती हैं, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट बनते हैं। इनर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स की पहले हम कंपोजिशन देखते हैं। दिस कंटेन, क्या होता है इस मैट्रिक में? कंटेन्स एंजाइम्स। इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें को एंजाइम्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। सो ये मैट्रिक्स की कंपोजिशन है। उसके बाद अगर हम इनको क्रिस्टा को देखें, इनफोल्डिंग को, तो यहां पर कुछ पार्टिकल हमें नजर आते हैं, उनको बोलते हैं F1 पार्टिकल। इसको F क्यों कहा गया? F से मुराद होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टी, जो आउटवर्ड ऐसे इनफोल्ड होगा। यहां पे हमें नजर नहीं आएगा, सिर्फ मेंशन कर रहा हूं। यहां पर जो है वो F1 पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं बताता हूं। F1 पार्टिकल ये क्या है? अगर हम देखें इसी मेम्ब्रेन को एक मॉडल स्ट्रक्चर में, कि ये आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन ऐसे इनवर्ड फोल्ड हुई, उसको हमने क्या नाम दे दिया? क्रिस्टी या क्रिस्टा। ये क्रिस्टा है। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें क्रिस्टा या आउटर मेम्ब्रेन को, तो ये अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं मैट्रिक्स के अंदर। क्रिस्टा के ऊपर एक पार्ट है मेम्ब्रेन, ऐसे अंदर की तरफ आउटवर्ड फोल्ड बना देती हैं। ऐसे इधर भी बने होंगे, इधर भी बने होंगे, यहां पर भी, ये क्योंकि मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं। द पार्ट ऑफ क्रिस्टा, द फ्रैक्शन जो कि मैट्रिक्स के अंदर चला गया नोब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, उस पार्ट को हम नाम देते होते हैं जी फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टा से F1 पार्टिकल। दिस इज F1 पार्टिकल। सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर कंपार्टमेंट,
दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज इनर कंपार्टमेंट, जिसमें मैट्रिक्स मौजूद है ये वाले पार्ट्स में। यानी कि अगर मैं इधर बनाऊं तो यहां पर जो आपके ये F1 पार्टिकल हमें ऐसे नजर आएंगे, दिस इज F1 पार्टिकल, वो उस फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं। ये इसकी ओवरऑल मॉर्फोलॉजी थी। सो व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका फंक्शन क्या है, अब हम उसके फंक्शंस को देखते हैं। सो नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो नेक्स्ट फंक्शंस। सो इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, हैव एंजाइम्स फॉर प्रोसेसेस लाइक, कौन कौन से प्रोसेसेस इसमें हो सकते हैं। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है, ठीक है। कुछ स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं रेस्पिरेशन के, जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोला था। कुछ स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। उन्हीं में से एक स्टेप लिखा हुआ है जो हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल। ये एनिमल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी तरह का एक हम साइकिल पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल, जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये एमसीक्यूज, ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी तरह फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम ये भी होता है कि ये फैट को भी तोड़ता है। ये इसका फर्स्ट फंक्शन है, रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2 प्रेलोल इन जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ये शुरू में भी बताया था, एटीपी, जिसकी वजह से इसको पावर हाउस कहते हैं। जब हम एटीपी यूज कर लेते हैं ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेजेस, ट्राइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 3 इसके अंदर। ये चेंज हो जाती है, एक फॉस्फेट यूज हुआ तो ये चेंज हो जाती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, और जो बॉन्ड टूटा होता है वो ऐसे लैदा हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सो एडीपी बन गया और एक बॉन्ड रिलीज हो, टूट गया। ये कौन एनर्जी जब माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई, सेल ने यूज कर ली, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो एडीपी को दोबारा फिर से ये बॉन्ड को तोड़ा दूसरे पार्ट्स ने एनर्जी के लिए, अब इसको फिर से कौन से इनको जोड़ के एटीपी में कन्वर्ट करता है, वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। एडीपी से एटीपी कैसे बनती है, जब दोबारा से फॉस्फेट जो बॉन्ड टूटा है उसको जोड़ देगा, वो भी कौन काम करता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सो एटीपी से एडीपी जब बन जाती है सेल में कोई एनर्जी यूज होने के बाद, तो यही काम दोबारा से एटीपी बनाने का वो माइटोकॉन्ड्रिया कर देता है। एक तो फूड से मिल रही है, एक इसको जोड़ने से दोबारा भी मिल जाती है। सो एडीपी से एटीपी ये साइकिल चलता रहता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देता रहता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ये आज का हमारा टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया। अल्लाह हाफिज।